हेलो दोस्तों। एड्रियन चाइकोव्स्की के साइंस फिक्शन नॉवल श्राउड के बारे में बात करेंगे आज। इससे पहले हम उनके दो और किताबों के बारे में बात कर चुके हैं जिसके ऊपर आपको इस चैनल पे वीडियो भी मिल जाएंगे। उनमें से एक है एल्डर रेस और दूसरा है चिल्ड्रन ऑफ टाइम। एड्रियन चाइकोव्स्की एलियन इकोसिस्टम्स पर काफ़ी फोकस करते हैं, सब किताबों में नहीं पर चिल्ड्रन ऑफ टाइम में उन्होंने डेफिनेटली किया था और श्राउड का भी प्राइमरी पॉइंट वही है। और बेसिकली श्राउड कहानी है कुछ इंसानों की जो कि स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे समय की कहानी है भविष्य में जहाँ पे पृथ्वी पर और पृथ्वी से निकले सारे इंसानों का डिफ़ॉल्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है। उसके बारे में बात करेंगे। बट ये वो समय है जहाँ पे लोग दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, उनको खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेस ले रहे हैं अपना प्रसार, अपना अपना रीच बढ़ाने के लिए। और उन्हें एक प्लैनेट मिलता है जो एक गैस जाइंट है और उस प्लैनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट है, एक मून है जो घूम रहा है। और वो मून, उसका नाम वो लोग देते हैं श्राउड, क्योंकि उस मून से इन्फॉर्मेशन पाना प्रैक्टिकली असंभव होता है। उसके कई कारण होते हैं। एक, वो मून डार्कनेस में होता है, मतलब वो उस गैस जाइंट की छाया में रहता है, उस पर कभी लाइट नहीं पड़ती। दो, उस मून पे जो पेड़ पौधे हैं, जो ग्रोथ हैं, वो इतनी डेंस हैं कि उसके नीचे क्या है पाना बहुत मुश्किल होता है। और तीन, जब ये लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोरेशन करते हैं उस प्लैनेट की, उस मून की, तो वो पाते हैं कि उस प्लैनेट से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं और उसकी वजह से उनको अपने रेडार सिस्टम्स में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाती उस प्लैनेट के सरफेस के बारे में। ऊपर से वो लोग रिसर्च करते रहते हैं जहाँ तक संभव है। और कुछ दुर्घटनाओं की वजह से उनमें से दो लोगों को या तीन लोगों को उस प्लैनेट के सरफेस पे वो लोग गिर जाते हैं एक पॉड के अंदर। पॉड वो होता है जिसके अंदर आप सेफ्टी के लिए जाते हैं जब आपके शिप काम करने बंद कर देते हैं या कुछ फट जाता है। और ये कहानी है उन इंसानों की जो अपने आप को इस अंधेरे ग्रह पर पाते हैं, अजीबो गरीब लाइफ फॉर्म्स से घिरे हुए, और वो किस प्रकार वापस आते हैं, इस बारे में है ये कहानी। इस कहानी के मुख्य पात्र ये इंसान हैं, पर साथ ही साथ उस ग्रह के प्राणी भी हैं। और ये प्राणी ट्रूली एलियन हैं, यानी कि इनके एनालॉग आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेंगे। ये इतने ज़्यादा अलग हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली लाइफ से कि आपका दिमाग घूम जाता है। और ये अलग इसलिए हैं क्योंकि इनका इवोल्यूशनरी पाथ अलग है। अगर आपको याद हो चिल्ड्रन ऑफ टाइम के बारे में, वहाँ पे एड्रियन चाइकोव्स्की ने कल्पना की थी एक एलियन स्पीशीज़ की जो कि स्पाइडर्स हैं। और उन्होंने कल्पना की थी कि अगर स्पाइडर्स का इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन होता है विद सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन प्ले, तो वो लोग किस प्रकार की सिविलाइजेशन बनाएंगे, किस प्रकार की लैंग्वेज के इस्तेमाल करेंगे, वगैरह वगैरह। एंड एड्रियन चाइकोव्स्की इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड एट इट। It's called evolutionary world building, and I think uh, he has a special talent for it. Children of Time and the novels that followed it, which I have not read. Children of Time के बाद दो novels हैं उस सीरीज़ में जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, but Shroud एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नावल है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एंड इसमें जो एवोल्यूशनरी वर्ल्ड बिल्डिंग उन्होंने की है वो ए ग्रेड है। यानी कि जब गुड रीड्स पर मैं इस बुक को लॉग कर रहा था तो मैं 5 स्टार से कुछ कम दे ही नहीं पाया इस किताब को। इट्स परफेक्ट। अगेन, परफेक्ट राइटर, परफेक्ट बुक कुछ होता नहीं है। जो होता है वो है आपके लिए किसी बुक ने कितना अच्छा आपको कितना अच्छा सूट किया कोई किताब या कोई ऑथर या उसकी वॉइस या उसकी इमेजिनेशन। और मुझे लगता है एड्रियन चाइकोव्स्की और मेरा मैच बहुत अच्छा है, क्योंकि आई हैव येट टू रीड अ बुक ऑफ हिज दैट आई एम नॉट ब्लोन अवे बाय। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ये मैं कहा भी है, कि एल्डर रेस इज़ क्वाइट पॉसिबली माई सिंगल मोस्ट फेवरेट बुक। और एड्रियन चाइकोव्स्की हमेशा सरप्राइज इसलिए करते रहते हैं कि उनकी जो भी किताब मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि नो नो दिस इज़ माई न्यू फेवरेट बुक। और श्राउड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। श्राउड इज़, मैं रेटिंग्स में विश्वास नहीं करता, पर अगर मैं करता तो मैं श्राउड को 5/5 देता। इट्स अ 5 स्टार बुक एज़ फार एज आई एम कंसर्नड। श्राउड के एलियंस के बारे में बात करते हैं। एलियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमसे अलग हैं, पर असल में हम उनके मून पर हैं, उनके उनके उनकी दुनिया में हैं, हम एलियंस हैं। पर श्राउड के एलियंस में फ़र्क यह है कि चूंकि श्राउड पर लाइट नहीं है, वहाँ के प्राणियों को अपने आसपास की दुनिया को सेंस करने के लिए, फूड खोजने के लिए और न्यूट्रिशन पाने के लिए अलग सेंसेस को इवॉल्व करना पड़ा।
और शुरू में ये सेंसर्स ऑडियो सेंसर्स थी, यानी वो एको लोकेशन का इस्तेमाल करते थे, जैसे पृथ्वी के चमगादड़ करते हैं, बैट्स करते हैं, यानी वो साउंड वेव्स को फेंकते हैं और फिर उनके एको को पिकअप करते हैं और उसके हिसाब से आइडिया बनाते हैं कि उनके सामने और उनके आसपास क्या है। और धीरे धीरे ये प्राणी एको लोकेशन का इस्तेमाल करने के साथ साथ रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक दूसरे की तरफ फेंकने लगते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साउंड वेव से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, इस दुनिया पर एक ऐसी स्पीशीज़ का जन्म हुआ और उद्भव हुआ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से एक सेंस ऑफ सेल्फ का निर्माण करने में सक्षम हुई। सेल्फ के बारे में कई आइडियाज़ हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में कई थियरीज़ हैं। उनमें से एक है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं वो इतनी तेज़ी से फायर करते हैं कि उनकी रैपिड ट्रांसफ़र की वजह से सेल्फ का इल्यूजन बनता है हमारे मन में। इस थियरी के मुताबिक सेल्फ कुछ होता नहीं है और वो बस एक इल्यूजन है, और जब न्यूरॉन्स फायर करना बंद कर देते हैं तो सेल्फ गायब हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स देयर इज़ रैपिड गोइंग एंड कमिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो यहाँ पे एक प्राणी है जो अपने दूसरे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि मैं उनको उस प्राणी, उस स्पीशीज़ के दूसरे जानवर नहीं बोल सकता। मैं उनको वही कहूँगा जो चाइकोव्स्की ने कहा है, वो अपने दूसरे सेगमेंट्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेट करता है। और चूंकि ये कम्युनिकेशन तेज़ है और कांस्टेंट है, इसकी रैपिड बैक एंड फोर्थ की वजह से इस प्राणी में एक सेल्फ जागता है, एक वैसा ही सेल्फ जैसा आपके और मेरे अंदर है। और इस सेल्फ की वजह से वो अपने आप को आई कहने लगता है, मैं कहने लगता है। और ये मैं एक जानवर नहीं है, ये कई बॉडीज़ हैं जो कि पूरे ग्रह पर फैली हुई हैं, पर वो अपने आप को मैं कहती हैं, एक कहती हैं। और इन प्राणियों के आसपास पृथ्वी के लोग गिरते हैं। मैं स्पॉयल अब तक थोड़ा बहुत कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट लेवल पर मैं स्टोरी को इतना ज़्यादा स्पॉयल नहीं करूँगा। और ये कहानी है उन इंसानों की और वो किस प्रकार इस प्राणी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस। बुरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। अगेन आई डोंट वांट टू स्पॉइल व्हाट इट इज़, बट you really feel the exhaustion, you really feel the trauma of being two humans inside a very small pod, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए बनाया गया था, पर अब उनको उसके अंदर ही रहना पड़ेगा क्योंकि इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में वो लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। वो लोग दिनों तक इस पॉड के अंदर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं इन अ वर्ल्ड वेयर दे कांट सी एनीथिंग। एक इंटरेस्टिंग सीन शुरू में है जहाँ पे वो अपने पॉड को रिपेयर कर रहे होते हैं, पॉड के कैमरास को रिपेयर कर रहे होते हैं क्योंकि स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा होता है। और बाद में उनको पता चलता है कि स्क्रीन्स काम कर रहे हैं, बाहर कुछ है ही नहीं देखने को, कंप्लीट डार्कनेस। हम लोग साइंस फिक्शन और फैंटेसी में कई बार युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे जीत और हार का सवाल होता है, और जीत का मतलब होता है किसी और स्पीशीज़ को मार देना या फिर डिफीट कर देना या फिर भगा देना। और इस किताब में एक बड़ी हद तक जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, जहाँ पे जीत का मतलब है समझना या समझ पाना। यहाँ पे एक एलियन स्पीशीज़ है जो इंसानों को देख रही है और इंसान है जो एलियन स्पीशीज़ को देख रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाते और दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ कंक्लूजन्स पर पहुँचते हैं, जो कि चूँकि आप किताब पढ़ रहे हैं और आपको दोनों के बारे में पता है, आप बहुत ही, आपको हाफ द टाइम मैं इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि कोई सामने वाले की बात को समझ सके। एंड चाइकोव्स्की वही करते हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में कई बार होता था, जहाँ पे दो जुड़वा भाई बिछड़ जाते थे कुंभ के मेले में, और फिर पूरी फिल्म में ही दिखाता रहता था कि वो लोग एक दूसरे के आसपास से गुजर गए, उन्हें पता नहीं चला, और ऑडियंस इज़ लाइक अरे थोड़ा सा उधर घूम जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था। एंड मैं पूरी किताब में वही कर रहा था बेसिकली। साथ ही साथ एक और चीज़ जो अजीब सी हुई मेरे साथ, क्योंकि आप साइंस फिक्शन और फैंटेसी जब पढ़ते हैं तो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स, ऑफ विजुअलाइजिंग द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। इस किताब में मुझे अपने आप को कई बार रोकना पड़ा ऐसे करने से, क्योंकि टेक फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैं जा रहा था, मेरे सामने एक जंतु कूदा और ज़मीन पर रुका आके, और मैं इमेजिन करूँगा एक जंतु जिसके हाथ पांव हैं और ज़मीन जिस पर धूल है, और जब जंतु उसके ऊपर लैंड करता है तो धूल उड़ती है, और बैकग्राउंड में पेड़ पौधे हैं, पीछे आकाश है ऊपर। मैं ये सब ऑटोमेटिकली इमेजिन कर लूँगा। मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा था कि ये किताब विजुअल नहीं है। इस किताब में कुछ विजुअल एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि ये लोग जिस यान में थे उस यान पे लाइट्स थी और कैमरा थी, पर उनका रेंज इतना नहीं था।
सो ज़्यादातर समय आपको ये दुनिया स्नैपशॉट्स में दिखती है। आपको एक विशालकाय जानवर के बारे में पता चलेगा, आप कैमरा घुमाएंगे और आपको एक टांग दिखेगी, या एक कंधा, या एक जीभ जो अचानक फ्रेम से बाहर चली जाएगी। ये जो इंसान है इस कहानी में, ये लोग कॉन्स्टेंटली इस सिचुएशन के साथ जूझ रहे थे। पर इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज इमेजिनिंग एज अ रीडर वर ऑल्सो मिस्टीरियस टू मी। ये आसान होता अगर वो कहते थे उसके इतनी टांगे थी, वो इतना बड़ा था, उसका मुंह ऐसा था, पर ऐसा असल में जब मैं इमेजिन कर रहा था तो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ा कि बैकग्राउंड में जिस आकाश को मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता। ऑल द ह्यूमन्स आर सीइंग इज़ अ लेग। एंड ओवर जब ये बार बार होता है, आपके मन में वो डर समाने लगता है जो इन इंसानों के, इस कहानी के पात्र जो इंसान हैं उनके मन में समा रहा था। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, और ये जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है एक ऐसी स्पीशीज़ द्वारा फील की जा रही है जो कि लाइट के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और ये एक ऐसे ग्रह पर है जहाँ किसी को लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। इस किताब को समाप्त करने में मुझे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि इसके कई हिस्सों को मुझे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी, इसलिए क्योंकि उस पैराग्राफ का जो सच में इम्पोर्ट है, उसका जो सच में इम्पैक्ट है, उसको मैं जेन्युइनली फील करना चाहता था। और मुझे बार बार लग रहा था कि मेरी इमेजिनेशन मुझे ऐसा करने से रोक रही है, क्योंकि आई एम फेलिंग टू इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर नथिंग इज़ विजिबल। क्योंकि चाइकोव्स्की ने जिन एलियन स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है वो इंसानों से इतने अलग हैं, और इंसानों को जिन भी जानवरों के बारे में पता है उनसे इतने अलग हैं कि उनके डिस्क्रिप्शन पर आपको ख़ास नज़र दौड़ाकर स्पेशली आपके दिमाग में एक अलग सी पिक्चर बनानी पड़ेगी उस पैराग्राफ को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा जीव था जिसकी चौड़ाई शायद दसियों किलोमीटर थी, और वो पानी के अंदर था, और वो पानी के अंदर अपने छोटे छोटे टेंटिकल्स दिखाकर हवा से न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, और पानी के ऊपर उसने बर्फ़ बना रखी थी। बर्फ़, आपको पता है बर्फ़ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बनती है, पर बर्फ़ किस टेम्परेचर पर बनती है ये पानी की सैलिनिटी लेवल पर भी डिपेंड करता है। और ये जंतु पानी में सॉल्ट की मात्रा को बढ़ा और घटा कर बर्फ़ को कंट्रोल कर रहा था, और उस बर्फ़ पर हमारे हीरोज़ के यान को ट्रैवल करना पड़ रहा था एक और एलियन स्पीशीज़ की मदद लेकर। ऐसे ऐसे सीन्स हैं इसके अंदर जिनको आप एक बार पढ़ लेंगे सरलता से, आपको लग जाएगा हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है, बट देन यू रियलाइज़ यू आर नॉट ट्रूली इमेजिनिंग इट बिकॉज यू डोंट हैव एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इट। इस पूरी किताब में मुझे लेबोरियसली अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एडजस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ए विजुअली डिस्क्राइब नहीं की जाती, और बी जब डिस्क्राइब की भी जाती हैं तो ऐसे टर्म्स में की जाती हैं कि आपको एक पूरा का पूरा दूसरा विजुअल वोकेबुलरी बनाकर उसे प्रोसेस करना पड़ता है। ओवरऑल बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, मतलब माइंड के मसल्स सूज गए इसको पढ़ पढ़ कर, बट इट्स वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। मैंने इसको कल रात 2:30 AM तक पढ़ा, और आज सुबह जब मैं उठा तो मैं ऐसे, मतलब मेरा दिमाग फिर भी घूम रहा था। अब बात करते हैं इस कहानी के ह्यूमंस के बारे में। इस कहानी की ह्यूमंस बेसिकली एक ऑफिस में काम करते हैं, पर वो ऑफिस एक स्पेसशिप है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक तरीके से आप उसको HR वाली कह सकते हैं, क्योंकि उसका काम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना, उनके बीच में जो फ्रिक्शंस हैं उनको स्मूथ करना। और ये अपने आप को पाती है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ये लोग काम करते हैं एक कंपनी के लिए, पर कंपनी को, सो बेसिकली इस फ्यूचर में ये दूर का भविष्य है, एक ऐसा भविष्य है जहाँ पे कैपिटलिज्म इंसानों का डिफ़ॉल्ट आइडियोलॉजी बन चुका है। और चूंकि कैपिटलिज्म के अलावा कुछ है भी नहीं, वो लोग उसको कैपिटलिज्म बोलते भी नहीं है, बट व्हेन यू लुक एट इट यू रियलाइज दैट इट इज़ कैपिटलिज्म। इंसानों को शिप्स में ठूंस ठूंस कर दूर ग्रहों पर भेजा जाता है, उन ग्रहों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन ग्रहों पर बेसेस बनाए जाते हैं, और फिर वो शिप आगे बढ़ जाता है किसी और ग्रह को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस दुनिया के इंसान सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बने हैं, उनको स्पेसशिप्स में रहने के लिए क्वार्टर्स भी नहीं मिलते, उनको ड्रॉज के अंदर रखा जाता है, और जब उनकी स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है तो उनको निकाला जाता है और काम पर लगा दिया जाता है। काम ख़त्म होने के बाद उनको फिर से बेहोश करके ड्रॉ के अंदर डाल दिया जाता है। इस पूरी एंटरप्राइज का एकमात्र पर्पस है प्रॉफिट जनरेट करना, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाना, उन प्लैनेट्स को चूज़ कर उनको समाप्त कर देना, सारी रिसोर्सेज को, वहाँ के बायोस्फीयर को मार डालना, और फिर आगे बढ़ जाना किसी और प्लैनेट की तरफ।
और इसी एटीट्यूड की वजह से, चूंकि कैपिटलिज्म का एकमात्र पर्पस प्रॉफिट जनरेट करना है, हम देखते हैं कि कई समस्याओं का जन्म होता है। जहाँ पे इंसान एक प्लानट को देखते हैं, वहाँ की इकोलॉजी को देखते हैं, और वो लोग उसको समझने का प्रयास सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। उनके पास इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी के नाम पर कुछ नहीं है। इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे लोग हैं, इमेजिनेटिव हैं और क्यूरियस हैं, पर वो एक ऐसे सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं जो उनको उन क्वालिटीज़ को एक्सरसाइज करने देता ही नहीं है। इनफैक्ट कई मौक़ों पर मुझे काफ़ी दुख और शौक महसूस हुआ जब मैंने पाया कि अच्छे लोग अच्छे काम करने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन से एक ऐसे सिस्टम में बड़ा किया गया है जिसने उनको सिर्फ एक काम करने वाला ड्रोन बनाकर छोड़ दिया है और कुछ नहीं। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कैपिटलिज्म का एक फ्लॉ ये है कि वो एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ग्रोथ में विश्वास करती है इनसाइड अ फाइनाइट सिस्टम। और ये कहानी आपको दिखाती है कि अगर इन्फिनिट ग्रोथ में विश्वास करने वाली आइडियोलॉजी जो कि कैपिटलिज्म है को एक इन्फिनिट यूनिवर्स में छोड़ दिया जाए तो वो किस प्रकार का डैमेज करेगी। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एलियन मीन्स, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एलियन मीन्स, जहाँ पे एलियन का मतलब है जेन्युइनली अलग हमसे, then Shroud is a great book for you to go for. Actually, most books by Adrian Tchaikovsky are, and you should definitely give it a try. That's all I wanted to say about this book. Thank you for listening. I'll see you next time.